प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए, बहुत सारा प्यार। और सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, क्या मेरी आवाज आप लोग प्रॉपर बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हैं। प्यारे बच्चे, क्या क्लास एकदम बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जो स्लॉग्स हमारा टॉपिक है उसमें एक आइदर कॉन्सेप्ट होता है, एक आइदर कॉन्सेप्ट होता है। और आइदर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आज आपको पढ़ाने के लिए बोला था। हालांकि स्लॉग्स का टॉपिक तो 10-15 मिनट का ही हमारा बचा हुआ है, लेकिन आज हम दूसरा टॉपिक इसी में आगे कंटिन्यू भी कर देंगे। और इस पर मैं स्लॉगिज्म के साथ उस टॉपिक को भी प्लस करा लूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई 15 ही मिनट क्लास लूंगा, क्लास तो लगभग 50 मिनट तो होनी ही चाहिए। तो दूसरी चीज ये है कि आइदर कॉन्सेप्ट के बाद मैं वो चीज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन पहले आइदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज हम लोग समझेंगे। जैसे ध्यान से समझेंगे, मानकर चलो कि मैंने आप लोगों से कथन बोला। मैंने आप लोगों से कथन बोला, जैसे पहला कथन है कि कुछ लड़के, पहला कथन मैंने यहां पर बोला कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। मैंने यहां पर आप लोगों से एक कथन बोला है कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। और फिर मैंने दूसरा कथन बोल दिया कि कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। या फिर मैंने लिखा कुछ लड़के खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी अच्छे हैं। कुछ खिलाड़ी अच्छे हैं। कुछ खिलाड़ी अच्छे हैं। ठीक है। तो प्यारे साथी, अब मैंने यहां पर निष्कर्ष लिखा, या अच्छे के स्थान पर तुम कुछ और भी लिख सकते हो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी होनहार हैं। होनहार हैं। होनहार हैं। तो प्यारे वीर, यहां पर निष्कर्ष समझते हैं। निष्कर्ष समझते हैं बढ़िया तरीके से। पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ लड़के, कुछ लड़के होनहार हैं। कुछ लड़के होनहार हैं। और प्यारे साथी, दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है यहां पर, दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है यहां पर, या फर्स्ट और सेकंड ही बोल देता हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। कोई लड़का, कोई लड़का होनहार नहीं है। कोई लड़का होनहार नहीं है। अब आप लोगों के सामने दो कथन है, दो निष्कर्ष है। बहुत अच्छी तरीके से समझना कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर आप लोगों को केवल और केवल 2-3 नियम हैं, वो याद रखने हैं। यह आइदर कॉन्सेप्ट होता है, आइदर का केस होता है, जब हमसे किसी क्वेश्चन का आंसर आइदर में चला जाता है कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड। तो पहला नियम आपको क्या याद रखना है, वो नियम समझेंगे। पहला नियम, पहला नियम आपको याद रखना है, पहला नियम आपको याद रखना है कि निष्कर्षों में दिए हुए चर समान हो। निष्कर्षों में, निष्कर्षों में दिए चर समान हो। निष्कर्षों में दिए हुए चर कैसे हो? समान हो। तो कहने का मतलब हुआ कंक्लूजन्स वेरिएबल शुड बी सेम।
इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक बार, कंक्लूजन्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा लेना कंक्लूजन के ऊपर, कि कंक्लूजन्स वेरिएबल शुड बी सेम। जो वेरिएबल हैं, चर हैं, वो समान होने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, मतलब चर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें प्रयोग हुआ है लड़के होनहार, और इसमें भी प्रयोग हुआ है लड़के होनहार। कहने का मतलब यह है कि जब प्रयोग होने वाली, श्रवण कुमार मेरे दोस्त पढ़ ले भाई, पढ़ ले श्रवण कुमार, जब मेरे दोस्त निष्कर्ष के अंदर, निष्कर्ष के अंदर प्रयोग होने वाले, निष्कर्ष के अंदर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, अगर वो समान हैं तो पूरे का पूरा वेरिएबल सेम माना जाता है, चर समान माना जाता है। कैसे? इसमें भी लड़के विद्यार्थी आया है, इसमें भी लड़के विद्यार्थी, सॉरी, इसमें भी लड़के होनहार आया है, इसमें भी लड़के होनहार आया है। तो जब दोनों स्थान पर लड़के होनहार है तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब यही होगा कि लड़के होनहार दोनों हैं, यही वेरिएबल है, दोनों में सेम है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक नकारात्मक। सवाल ने कहा कि एक निष्कर्ष सकारात्मक हो और एक निष्कर्ष नकारात्मक हो। कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर कंक्लूजन विल बी नेगेटिव। यानी मैंने कहा वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। जैसे ये कह रहा है कुछ लड़के होनहार हैं, तो ये पॉजिटिव है। कोई लड़का होनहार नहीं है, इसमें नहीं आ गया, तो ये नेगेटिव है। बात आई समझ में? यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप लोग कहेंगे भैया पॉजिटिव ऊपर हो, नेगेटिव नीचे हो, ये जरूरी है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। आप लोग चाहो तो पॉजिटिव को नीचे रखो, नेगेटिव को ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, बस ये चाहिए। कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी चीज क्या है? तीसरा स्टेप है दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो तथा एक डायग्राम में गलत हो। कहने का मतलब है कि दोनों ही निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो और एक डायग्राम में गलत हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों शर्तें मिल जाती हैं तो हमेशा क्वेश्चन का आंसर आइदर कॉन्सेप्ट में ही जाता है। बात आ रही है समझ में? जैसे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये कह रहा है कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो यहां पर ये तो हो गए लड़के, ध्यान से समझना, ये हो गए लड़के, और कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो ये कुछ लड़के खिलाड़ी हो गए। और कुछ खिलाड़ी होनहार हैं, तो ये कुछ खिलाड़ी क्या हो गए? होनहार हो गए। कुछ खिलाड़ी होनहार हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक डायग्राम तो ये बड़ा
सीधा साधा सा हो गया, बहुत सीधा साधा। यहां पर कथन क्या कह रहा है? कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो ये हो गए लड़के, और कुछ लड़के क्या हो गए? खिलाड़ी। और यहां पर लिखता है कुछ खिलाड़ी होनहार हैं, तो जो लड़के लड़के हैं, जो लड़के खिलाड़ी के सर्कल में चले गए, उनकी क्या गारंटी है कि वो होनहार नहीं हो सकते? तो प्यारे साथी, होनहार का सर्कल यहां भी तो आ सकता है, और ये भी तो होनहार हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दो डायग्राम बन गए। बात आ रही है समझ में? अब अगर मानकर चलो इन दोनों निष्कर्षों के अकॉर्डिंग मेरी ये तीनों शर्तें लागू हो गईं, तो मेरा आंसर आएगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड। यही पूरा फुल कॉन्सेप्ट होता है आइदर कॉन्सेप्ट का। जैसे प्यारे साथी, तुमसे पहला कहता है कि निष्कर्षों में दिए चर समान हो, तो पहली शर्त तो फॉलो हो रही है। पहली शर्त तो फॉलो हो रही है कि निष्कर्षों में दिए हुए चर समान हैं, इसमें भी लड़के और होनहार है, इसमें भी लड़के और होनहार है, तो ये तो फॉलो हो गई। पहली शर्त तो फॉलो हो गई, निष्कर्षों में दिए हुए चर समान हो गए। चर का मतलब यही होता है, लड़के होनहार ऊपर लिखा है, लड़के होनहार नीचे, तो यही चर होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी पहला वाला और दूसरा वाला जो सेम सेम होते हैं। दूसरा है एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक नकारात्मक। तो प्यारे साथी, यहाँ ऊपर वाला सकारात्मक पॉजिटिव ही तो है, और नीचे वाला नकारात्मक अर्थात नेगेटिव ही तो है। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर तीसरा कहता है दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो और एक में गलत हो। अब चेक करके देखो, तो ये कहता है कि कुछ लड़के होनहार हैं, तो पहले डायग्राम के आधार पर चेक करो, क्या कुछ लड़के होनहार हैं? सर, लड़के अलग है, होनहार अलग है। पहले डायग्राम के आधार पर पहला वाला एकदम गलत है, कोई भी लड़का होनहार नहीं है, और ये कह रहा है कुछ लड़के होनहार हैं। और यहां पर कोई लड़का होनहार नहीं है, ये वाला एकदम सही है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर कोई भी लड़का वास्तव में होनहार नहीं है, लड़के अलग हैं, होनहार अलग हैं। लड़के अलग हैं, होनहार अलग हैं, तो ये वास्तव में सही है। तो पहले वाला फिर से चेक कर लो। इसने कहा कि कुछ लड़के होनहार हैं, तो इसमें तो लड़के होनहार नहीं है, गलत हो गया पहले वाले में। दूसरे वाले में लड़के होनहार हैं, इसलिए ये कह रहा है कुछ लड़के होनहार हैं। हाँ जी, कुछ लड़के होनहार हैं, तो ये सही हो गया। भाई, पहले वाले में तो लड़के होनहार नहीं थे, तो उस आधार पे तो गलत था। दूसरे वाले में लड़के होनहार हैं, इस आधार पर सही है। और यहां पर क्या कह रहा है? कोई लड़का होनहार नहीं है। प्यारे साथी, लड़का वास्तव में ही होनहार नहीं है पहले डायग्राम में, तो पहले के आधार पर तो सही है। पहले के आधार पर तो सही है, कोई लड़का वास्तव में ही होनहार नहीं है, लड़का अलग है, होनहार अलग है। और यहाँ पर कुछ लड़के होनहार हैं, तो लड़के का सर्कल होनहार से मिला हुआ है, तो इसके आधार पर ये गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कोई लड़का होनहार नहीं है, और यहाँ पर तो कुछ लड़के होनहार हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं है? एक बार थम्स अप करके बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये तीनों की तीनों शर्तें यहाँ पर फॉलो हो रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताओ। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई होगी। ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। पहली शर्त ये थी कि भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अवर वेरिएबल शुड बी सेम, वेरिएबल सेम है, दोनों स्थान पर लड़के और होनहार लिखा हुआ है। दूसरी ये थी कि प्यारे साथी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो निष्कर्ष पढ़ के देख लो, एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है। और तीसरी ये थी कि दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में सही हो, एक में गलत हो, तो चेक कर लो, एक में सही है, एक में गलत है। और प्यारे दोस्त, अगर ये तीनों शर्त फॉलो हो जाती है, ये तीनों शर्त फॉलो हो जाती हैं, तो प्यारे गुड्डा, हमेशा क्वेश्चन का आंसर बनता है सर, आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड हो।
आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी के मैक्सिमम जवाब हैं कि हाँ भैया समझ आ गया। जिनको सवाल समझ में नहीं आया, टाइप समझ में नहीं आई, उनसे अनुरोध है एक बार पुनः समझेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एक बार कॉपी कर लो सभी लोग, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। आओ भाई समझो। प्यारे साथी, इसने एक हमें सवाल दिया था, कथन इसने दिया था कुछ लड़के खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी होनहार हैं। इसने हमें दो कथन दिए थे। मैंने कहा दो कथन के अलावा इसने दो निष्कर्ष दिए। कुछ लड़के होनहार हैं, कोई लड़का होनहार नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोल दिया कि मेरे दोस्त, अगर क्वेश्चन के अंदर तीन शर्त बन जाएं, तीन शर्त बन जाएं, तो फिर हमेशा ध्यान रखना, तीन शर्त अगर बन जाती है तो कॉन्सेप्ट हमेशा आइदर का बन जाता है। ये जो आइदर केस होता है, ये यही केस होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहली थी कि निष्कर्षों में दिए हुए चर समान हो। तो यहां पर लड़के और होनहार है, यहां लड़के और होनहार है, तो ये चर समान हो गए। अब कह रहा है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक हो एक नकारात्मक, तो ये सकारात्मक है, कुछ लड़के होनहार हैं, और ये नकारात्मक है, कोई लड़का होनहार नहीं है। और तीसरी थी, ये दोनों दोनों के दोनों निष्कर्ष एक डायग्राम में तो सही हो। जैसे आपने दो डायग्राम बनाए, तो दो डायग्राम में से एक डायग्राम में सही हो, एक डायग्राम में गलत हो। तो ये पहला वाला, भाई मैंने दो डायग्राम कैसे बनाया, ये कह रहा है कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो कुछ लड़के का सर्कल खिलाड़ी से मिल गया, और कुछ खिलाड़ी होनहार है, तो कुछ खिलाड़ी का सर्कल होनहार से मिल गया। और यहां पर दूसरा वाला क्या था, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो लड़के का सर्कल खिलाड़ी से मिल गया, और कुछ खिलाड़ी होनहार हैं, तो कुछ खिलाड़ी होनहार हो गए। लड़के भी जो खिलाड़ी थे कुछ होनहार हो सकते, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो मैंने उसके बाद निष्कर्ष चेक किए, तो निष्कर्ष, एक भी निष्कर्ष ऐसा थोड़ा ही है कि जो दोनों डायग्राम में ही सही हो। एक भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है जो दोनों में ही गलत हो। दोनों के दोनों निष्कर्ष एक में सही हैं, एक में गलत है। इसी वजह से मेरा जवाब आया या तो फर्स्ट या तो सेकंड। आई बात समझ में अब की नहीं? बाकी प्यारे बच्चे, स्लॉग्स टॉपिक में मैंने आपको जो इतनी चीजें बताई हैं, ये पर्याप्त हैं, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या प्यारे साथी, अगर टॉपिक खत्म हो गया है तो क्या हम क्लास को ऑफ कर दें? क्लास को ऑफ नहीं करेंगे, हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज ही। एक बार थम्स अप कर दो, क्या तुम तैयार हो प्यारे बच्चे? आज हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग फिगर की, यानी कि आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, ऐसे करके जो काउंटिंग होती, सही है, काउंटिंग होती है विद ट्रिक, विद कॉन्सेप्ट। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम उन चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, गिनती नहीं बन पाती है, तो चीजें नहीं बन पाती, सही है ना? बहुत बढ़िया। प्यारे साथी, ध्यान से समझना, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये आपके पास एक आकृति है और इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आपका जवाब निश्चित रूप से होगा कि सर ये तो केवल एक ही ट्रायंगल है। आप लोग कहेंगे ये तो केवल एक ही ट्रायंगल है। बात आ रही है समझ में? एक ही ट्रायंगल है। अब ये भी वास्तविकता है कि ये पेपर में तो नहीं आएगा, इतना आसान कोई पेपर में थोड़ी आएगा। ट्रायंगल की तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। तो प्यारे साथी, यहां पर मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये कितने ट्रायंगल हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे ये कितने ट्रायंगल हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये टोटल कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो मैं कितने त्रिभुज दिख रहे हैं बताने की कोशिश करो।
सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे। अमित कुमार कह रहे हैं आपने इसमें दो फिगर क्यों बनाए हैं, बताइए सर, इसमें नेगेटिविटी नहीं है कथन के अंदर। बेटा दो कथन क्यों बनाए हैं? अगर ऊपर की दोनों शर्तें मिल रही हैं क्वेश्चन के अंदर तो दो ही डायग्राम बनाने हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे भाई। तुमने कहा जब कथन के अंदर नेगेटिविटी नहीं है तो आपने दो डायग्राम क्यों बनाए। सुन लो ध्यान से, अगर ये दो शर्त निष्कर्ष में फॉलो होती हैं, एक कंडीशन तो वो होती है ही कि कथन में नेगेटिविटी हो, निष्कर्ष में नेगेटिविटी हो, तो दो की नीड होती है। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर मानकर चलो कथन में बेशक कोई नेगेटिविटी नहीं है लेकिन निष्कर्ष के अंदर ये ऊपर की दोनों शर्तें फॉलो कर रही हैं, निष्कर्ष के अंदर ऊपर की ये दोनों शर्तें फॉलो कर रही हैं। पहली कि भैया वेरिएबल सेम है, चर समान है, और दूसरी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम लोग निश्चित रूप से फिर दो डायग्राम बनाते हैं। और फिर डायग्राम के अंदर एक ये शर्त और फॉलो हो जाए जो तीसरे नंबर पे लिखी हुई है, फिर कॉन्सेप्ट आइदर का चला जाता। सही है? बताओ भाई इसमें कितने ट्राइंगल हैं? तो आप लोग कहेंगे सर इसमें तीन ट्राइंगल हैं। दो नहीं होंगे गुड्डा, जो लोग दो बता रहे हैं वो गलत है। जो लोग दो बता रहे हैं वो गलत है। अब मानकर चलो सवाल थोड़ा सा और बड़ा बन गया। अब मानकर चलो सवाल थोड़ा सा और बड़ा बन गया, इस तरीके से बन गया। तो अब आंसर कैसे निकालूंगा? प्यारे साथी मानकर चलो अब सवाल इस तरीके से बन गया, अब की बार और बड़ा सवाल बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि काउंटिंग करने का तो पेपर में टाइम आपको नहीं मिलेगा, काउंटिंग करने का टाइम तो आपको पेपर में मिलने वाला नहीं है। तो करना तो आपको कुछ ऐसे ही है जिससे कि आप डायरेक्ट आंसर कर पाओ। सही है? ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझना कि कैसे इन क्वेश्चन का आंसर हमें करना होता है। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो पहला आंसर है इसका आंसर तो एक है, इसका क्या ही ट्रिक बतानी। अब जैसे ये है तो इनमें एक काम करते हैं, जैसे सबसे बड़े वाले को कराता हूं पहले। जब हम लोग एक टफ सवाल सीख जाते हैं तो आसान तो अपने आप ही हो जाता है। इसकी बहुत सारी ट्रिक हो सकती हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो सुनो। तुम लोगों को ये खाने गिन लेने, इनमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल खाने जो बने हैं ये कितने बने हैं? 9 बने हैं। तो प्यारे साथी तुमको बस एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग करना है। 1 + 2 + 3 + 4 ... +9। ये काम कर दो बस। कहने का मतलब है 9 तक की संख्याओं का योग कर दो, और 9 तक की संख्याओं के योग का मतलब सीधा सा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और सबको आपस में जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। तो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन ये है कि लगातार संख्याओं के योग वाला फॉर्मूला लगा दो जो गणित में खूब पढ़ते आए हो, n + 1/2। n का मान हमेशा मैक्सिमम नंबर होगा। मैक्सिमम नंबर कितना है? 9। और ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लगेगा, n + 1 मतलब 9 + 1 10, और 2 से भाग। 2 पंजे 10
और 9 पंजे 45। बात आ रही है समझ में कि नहीं? कहने का मतलब है लास्ट की संख्या उससे अगली संख्या से गुणा और 2 से भाग, यही कॉन्सेप्ट हो जाता है। इतना कॉन्सेप्ट ही उचित है। अब आप लोग कहेंगे जी इसे कैसे करें? मेरे भाई मेरे दोस्त, हर एक में सेम लॉजिक है। 1 2 3 4 5 6 जोड़ो। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 +6। लगातार संख्याएं क्लास का हर बच्चा जानता होगा। क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सब लोग जानते होंगे कि लास्ट की संख्या 6, उससे अगली संख्या 7 से गुणा, 2 से भाग। 2 तिया 6 और 7 तिया 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे साथी? बताओ मजे आए इसमें कि नहीं? ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं इसमें सीधा कॉन्सेप्ट बोलूंगा, 1 2 3 4। तो अगर 4 नंबर हैं तो मैं सीधा सा जानता हूं कि लास्ट की संख्या 4, उससे अगली संख्या 5 से गुणा, 2 से भाग। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यहां पर मैंने कहा 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 1 और 2। ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर भी कैसे लिख दिया? मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा कि मेरे भाई 1 2 नंबरिंग कर दी, और नंबरिंग के बाद लास्ट की संख्या 2 गुणा अगली संख्या 3 से और 2 से भाग। 2 से 2 खत्म, तो 3 आंसर आ गया। ये फुल कॉन्सेप्ट है और इसका आंसर तो एक है ही। इसमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त ये बात समझ में आ गई? कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बच्चे पूछ रहे हैं सर इस टॉपिक का नाम क्या है? गुड्डा, काउंटिंग फिगर बोलते हैं। काउंटिंग फिगर बोलते हैं इस टॉपिक को। एक्चुअल में इस टॉपिक में होता क्या है? इस टॉपिक में मेरे प्यारे साथी, हम लोग बस एक काम करते हैं, आकृति गिनते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना बोलो या आकृतियों की गिनती बोलो, एक ही बात होती है। प्यारे बच्चे, आ रही है बात समझ में? इसमें हम लोग ट्रायंगल गिनते हैं, त्रिभुज। इसमें हम लोग सर्कल गिनते हैं, वृत्त। स्क्वायर गिनते हैं, वर्ग। रेक्टेंगल गिनते हैं, आयत। लाइन गिनते हैं, रेखा। ठीक है, इतना सा काम है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब एग्जामिनर चाहता है कि मैं थोड़ी सी टाइप बदलकर बच्चे को घुमा दूं। बच्चे को घुमाने से तात्पर्य क्या है वो समझो। बच्चे को घुमाने से तात्पर्य क्या है वो समझो। तो प्यारे साथी, यहां पर ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला? इस तरीके से एग्जामिनर ने इस तरीके से, अब की बार इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे करके। अब एग्जामिनर ने ऐसे करके क्वेश्चन पूछा तो ये टाइप थोड़ी सी उस टाइप के डिफरेंट में चली गई, ये टाइप दूसरी टाइप के डिफरेंस में चली गई। गौर से समझना किस तरीके से। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, करने की कोशिश करो भाई, करने की कोशिश करो क्वेश्चन को जल्दी से, और बताओ क्या क्या इनके आंसर होंगे, क्या क्या इनके आंसर होंगे। सभी प्यारे साथी एक बार आंसर बताते चलो, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या करना है, कैसे सवाल का जवाब जल्दी आएगा। तो ये आएगा, सबसे पहले जैसे ये सवाल है तो ऐसे परेशान नहीं होना कि अब कैसे करूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। सही है, देखो ध्यान से। तुम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले पहले की तरह नीचे यहां नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। प्यारे गुड्डा कॉन्सेप्ट लगाओ, लास्ट की संख्या 4,
मतलब आंसर निकालो, 4 गुणा 5/2 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 आ गए। अब अगर मैं इस 10 की बात करूं तो ये 10 पता है कब आंसर था? 10 जब था जब ये जो अभी लाइन आई है ये लाइन मौजूद नहीं थी, तब आंसर 10 था। लेकिन हम लोग बेहतर जानते हैं कि अब यहां पर प्यारे साथी ये लाइन आई है, और अगर ये लाइन आई है तो जब कभी भी लाइन आएंगी तो मेरे प्यारे वीर, लाइन आएंगी तो ये बात ध्यान रखना, लाइन आने के बाद इस आकृति को टोटल ऐसे कितनी लाइन आई है, मतलब इसके टोटल इस तरीके से कितने हिस्से बने हैं, उन हिस्सों को काउंट जरूर करना है। जैसे जैसे यहां पर हिस्से कितने बने, एक तो नीचे वाला हिस्सा बना भाई, इस लाइन से ये वाला हिस्सा एक हिस्सा बना, ये वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा बना, ये वाला तीसरा हिस्सा बना और ये वाला चौथा हिस्सा बना। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, टोटल हिस्सों की जो संख्या बनी वो 4 बनी। टोटल हिस्सों की संख्या 4 बनी तो 10 में 4 की कर दी गुणा, 10 में 4 की कर दी गुणा तो 10 चौके 40 हो गया। यही आंसर होगा प्यारे साथी, यही आंसर होगा। समझ में आ गई बात की ना? अब इस सवाल पर आओ। यहां पर सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबरिंग गई है। नंबरिंग 6 तक गई है तो मैं क्या करूंगा, इन सबको आपस में योग करूंगा, तो ये आएगा 6 गुणा 7/2। भाई n+1/2 ही तो लगाया, 2 तिया 6 और 7 तिया 21 आया, 7 तिया 21 आया। लेकिन मैं इस बात को बेहतर जानता हूं कि 21 सही आंसर नहीं है, 21 सही आंसर नहीं है। टोटल भाग कितने बने उसमें जरूर बांटना पड़ेगा, तो ये भाग बने 1 2 3 4 5, 5 की कर दो गुणा और 21 पंजे 105 कर देंगे, यही आंसर होगा। प्यारे साथी बात आई समझ में कि नहीं? थम्स अप कर दो कि भैया बात समझ में आई है। एक बार जल्दी से बोलो, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इतना सा कहानी समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। मानकर चलो एग्जामिनर ने अगली टाइप में कुछ ऐसा कर दिया, मानकर चलो एग्जामिनर ने अगली टाइप में कुछ ऐसा किया कि यहां पर ये ए इस तरीके से लाइन ली, इस तरीके से लाइन ले ली। अब ध्यान से समझना, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया टाइप का है। यहां से ये लाइन यहां तक रोक दी, ये लाइन यहां तक ले ली, ये लाइन यहां तक ले ली और ये लाइन यहां तक। अब कैसे आंसर निकालूं भाई मैं इस क्वेश्चन का? एक बार मुझे बताओ, अब कैसे आंसर निकालूं मैं इस क्वेश्चन का? करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। अब मैं कैसे आंसर निकालूं इस क्वेश्चन का? कुछ तो होना चाहिएगा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भाई, सबके थम्स अप आ रहे हैं कि भैया आ रहा है समझ में, बहुत गजब। इस क्वेश्चन को गौर से सुनो, देखो, जानो इसका आंसर कैसे करोगे। अब तुम लोग कहोगे भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बेस लाइन है सबसे नीचे वाली, उस पर तो नंबरिंग होगी ही होगी। 1 2 3 4 5 6, जो बेस लाइन है उस पर तो नंबरिंग होगी ही होगी, 100% होगी। उसके बाद मैं इसे सबको आपस में एडजस्ट करूंगा, तो 6 5 11 है, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करूं कि लास्ट की संख्या गुणा अगली संख्या और 2 से भाग, तो 2 तिया 6 7 तिया 21, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 21 ही आएगा ऐसे भी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अब क्या करूं मैं? क्या मैं खानों को गिन लूं और इस तरीके से 1 2 3 4 जैसे अभी अभी किए थे और डायरेक्ट कर दूं? ना जी ना,
क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तब का होता है जब कोई भी लाइन यहां से शुरू होती है और लास्ट तक चलती है। यानी शुरू से लास्ट तक कोई लाइन जाती है तो मैं टोटल खाने गिनता हूं। लेकिन जब यहां पर लास्ट तक लाइन गई नहीं, ये लाइन यहां से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो गई, ये यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो गई, तो इस चीज का कोई अर्थ नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अलग ही काउंट करना पड़ेगा, अलग लेवल पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? प्यारे गुड्डा, इसमें इसमें सबकी नंबरिंग ऐसे ही होगी। नंबरिंग से मतलब क्या है? 1 2 3। इसका मतलब हुआ यहां पर 1 2, यहां पर 1 2 3, यहां 1 2, सब अलग अलग काउंट होंगे, सब अलग अलग गिने जाएंगे, अलग अलग काउंट होंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 1 और 2 3 और 3 6 प्लस हो गए यहां पर, 1 और 2 3 प्लस हो गए यहां पर, 1 और 2 3 और 3 6 प्लस हो गए यहां पर, 1 और 2 3 प्लस हो गए यहां पर। सबको ऐड कर दिया जाएगा, सबको ऐड कर दो तो 21 6 27 और 3 30, 6 36 और 3 39 आंसर बनेगा 39। करेक्ट आंसर है भाई। किस किस का आंसर 39 है चेक करो जल्दी से। बताओ, यहां तक बताओ, क्या सवाल ओके है? सब कुछ समझ में आया है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरे भाई अगर मैं इस तरीके से एक और क्वेश्चन करूं, समझने की कोशिश करना भाई, करके दिखाना इस सवाल का आंसर, करके दिखाना इस सवाल का आंसर कैसे करोगे। यहां से लाइन यहां तक, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का सही आंसर कैसे करोगे? बताओ जल्दी से, बताओ इसका आंसर कैसे करोगे? लाइनों को लिखना शुरू करेंगे। सर ये कहां तक जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बेस लाइन 8 तक गई। जोड़ो इनको, जोड़ो इनको। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36, ये 36 बन गया। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36, ये 36। बाकी का क्या करना है? सेम प्रोसेस है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। करो भाई, सवाल का आंसर बताओ, सवाल का आंसर बताओ। जोड़ो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, 6 जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, 6 जोड़ दो। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 जोड़ दो। लगा दो हिसाब, तो 36 और 10 46 और 6 52 और 6 58 और 10 68, 68 आया होगा। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ क्या 68 आया है? प्यारे वीर यही आंसर है, यही आंसर है। बताओ भाई क्या मानना है आपका, कर पाओगे कि नहीं? कुछ है इसमें? कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग इसे बहुत ज्यादा घुमा घुमा के बता देते हैं कई बार, लेकिन उतना घुमाने की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, उतना घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सवाल को आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यहां पर मैंने कहा कि ये इस तरीके से एग्जामिनर इस बार पूछना चाहता है। एग्जामिनर ने यहां पर एक लाइन को इस तरीके से कट लगाया और हमसे पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। यहां पर एग्जामिनर ने इस तरीके से एक और आकृति बनाई और यहां पर इस तरीके से कट लगाकर हमसे पूछा बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं। सही है। यहां पर एग्जामिनर ने फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला और यहां पर एग्जामिनर ने इस तरीके से इसमें कितने ट्रायंगल हैं और लास्ट में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन यहां दे दिया। इसमें कितने ट्रायंगल हैं। चारों क्वेश्चन एकदम अलग हैं। चारों क्वेश्चन एकदम अलग हैं। सोचो और बताओ क्या आंसर हो सकते हैं। प्यारे साथी सोचो और बताओ क्या आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले वाले में चेक करता हूं तो एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये। कोई जरूरत नहीं ज्यादा काउंटिंग की, केवल दो आंसर आएगा नॉर्मल। दो आंसर आएगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट में। जरूरत पड़ेगी इसमें ट्रिक लगाने की, जरूरत पड़ेगी इसमें ट्रिक लगाने की। तो कैसे करोगे सर? यहां पर जब आप इसे लिखोगे तो 1 2 3 4 खाने तो छोटे छोटे हैं, 4 खाने तो छोटे छोटे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। एक ये ट्रायंगल हुआ, उसके बाद इधर साइड को ऊपर दूसरा ट्रायंगल होगा, ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। प्यारे साथी दो हो गए। अब इस वाली लाइन से एक ट्रायंगल ऊपर हुआ और इसी लाइन से एक ट्रायंगल नीचे हुआ, तो ये 4 ट्रायंगल और हो गए। 4 ट्रायंगल छोटे थे, 4 ट्रायंगल और हो गए, तो टोटल जो ट्रायंगल बन गए, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी बन गई? टोटल ट्रायंगल की संख्या 8 बन गई। टोटल ट्रायंगल की संख्या 8 बन गई। और कैसे वैल्यू आ सकती है? क्या मैं इसे बार बार काउंट करूंगा? ना। हमेशा ध्यान रखना, जब किसी वर्ग या आयत की भुजाएं आपस में एक दूसरे को, दो या दो से अधिक भुजाएं, ये भी ध्यान रखना, जब किसी वर्ग या आयत की दो या दो से अधिक भुजाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हों, तो प्यारे साथी कुल खाने गिन के दो की गुणा करते हैं। खोल दो इसे। कुल खाने गिनकर दो की गुणा कर दी जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? बात को ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर टोटल खाने गिनो कितने हैं, 1 2 3 4। और सर 4 में अगर 2 की गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा? भाई नंबरिंग करके चेक कर लो। यहां पर हमने कहा 2 ही थे, यहां 1 2 3 4 और 4 में 2 की नंबरिंग की गुणा करोगे तो 4 दूनी 8। बात आ रही है समझ में? आप लोग इस बात को समझो कि 4 का 2 गुना कितना हुआ? 8। लिख देता हूं पूरा डिटेल में कि अगर 4 का 2 गुना करोगे, ऐसे भी समझ सकते हो, तो 8 हो जाएगा। हर बार 2 गुना किया जाता है, ये बात चेक करने लायक, याद रखने लायक है। यहां पर कितने नंबरिंग है? 1 2 3 4 5 6। और मेरे दोस्त 6 का 2 गुना 12 होगा। 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। यहां पर नंबरिंग लिख लो अपनी भाषा में इन चीजों को कि टोटल खाने गिनकर 2 की गुणा की जाती है। सही है, पर शर्त यह है कि यहां पर तिरछी रेखाएं कोने तक जानी चाहिए, कोने तक, चारों कोनों तक लाइन होनी चाहिए और कम से कम 2 भुजा तो आवश्यक रूप से होनी चाहिए। बाकी 3 हो 4 हो उससे विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर समझेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 और 8 का 2 गुना 16 होगा। बात समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी में यहां पे ऐसा मत कर दियो कि ये 1 खाना, ये 2 खाना और 2 का 2 गुना 4 कर दो। कंडीशन बताई है कि हमेशा ध्यान रखना है कम से कम 2 भुजाएं और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, पर कम से कम तो 2 जरूर होनी चाहिए जो एक दूसरे को विभाजित करनी चाहिए। लेकिन यहां पर चेक करो, क्या यहां पर एक भुजा ही तो है? क्या यहां पर दूसरी कोई भुजा है? नहीं है। और अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट ये बनेगा। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आया होगा। अब ध्यान से सुनना। जैसे मानकर चलो अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ऐसी, जैसी ये एक आकृति थी इस तरीके से, आकृतियां थी इस तरीके से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जो ये इस प्रकार से आकृतियां थी, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इस तरीके से आकृतियां थी तो एग्जामिनर ने ऐसी आकृतियों को इस बार मिलाकर रख दिया और हमसे पूछा कि बताओ टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी बन सकती है। दोस्त बताने की कोशिश करेंगे, एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी बन सकती है। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई बताने की कोशिश करो कि टोटल ट्राइंगल की संख्या इसमें कितनी बन सकती है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कितनी बन सकती है टोटल ट्राइंगल की संख्या। एक दूसरी आकृति यहां पर बना रहा हूं, इसमें भी बता देना कि टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। और एक तीसरी आकृति यहां पर भी बना रहा हूं, इसमें भी बता देना टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे। बताओ भाई। हाँ भाई, बताओ जल्दी से। तो प्यारे साथी कैसे करोगे इन सवालों को? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर ये इधर का हिस्सा है तो 4 दूनी 8 होंगे इसमें। बोलो भाई हाँ या ना। जो मैंने कहा मानकर चलो ये अलग अलग नहीं है, मानकर चलो ये अलग अलग नहीं है, तो क्या इसमें 4 दूनी 8 होंगे? तो क्या प्यारे साथी 4 दूनी 8 इसमें भी होंगे? हाँ जी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 दूनी 16 तो ये हो गए, हाँ या ना भाई? 8 दूनी 16 तो ये ही हो गए। बहुत बढ़िया। अब आप लोग कहोगे जी और कहाँ हैं? तो मेरे भाई इस वाले को ध्यान से समझो, जो बड़ा सा ट्राइंगल है, एक ये और एक जो बड़ा सा उल्टा ट्राइंगल है, एक यहाँ पर जो बड़ा सा उल्टा ट्राइंगल है, ये भी तो ट्राइंगल हुआ। तो ये 2 ट्राइंगल और हुए, तो इसका मतलब है 16 + 2 बराबर 18 आंसर हो जाएगा। 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ बात आई समझ में? अब जैसे यहां पर समझो, तो यहां पर भी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 8 ये, 8 ये और 8 ये। तो यहां पर भी 8 तिया कितने हो गए सर? 8 तिया तो 24 हो गए, तो 24 तो यही हो गए। अब आप लोग कहोगे जी और कहाँ है? तो गिन लो ना भाई, यहां से गिनो इसे। ये एक ट्राइंगल हुआ, ये एक ट्राइंगल हुआ, ये दूसरा ट्राइंगल हुआ, दूसरा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ये कितने हो गए? 2।
अब ऊपर से दो और भी तो होंगे, ध्यान से सुनना, ऊपर से दो और भी तो होंगे, एक ये वाला और मेरे प्यारे भाई एक ये वाला, तो ये दो और हो गए। तो इसका मतलब है कि चार और जुड़ गए, 24 और 4 28 ट्राइंगल हो गए। लास्ट वाली आकृति में आप लोग खुद बताना कि कितने ट्राइंगल हैं। लास्ट वाली आकृति में आप लोग खुद बता देना कितने ट्राइंगल मौजूद हैं। ठीक है, बाकी प्यारे साथी इससे अगली टाइप को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास हमारी मंडे को चलेगी। प्यारे दोस्त, सोमवार को हम नई क्लास अर्थात मतलब इसके बाद की टाइप इसी टॉपिक की पढ़ेंगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी आकृति आएंगी, बहुत बेहतरीन बेहतरीन आकृति आएंगी, जिनको हम लोगों को बहुत मेहनत से सीखना है, करना है। उसके बाद हमारे स्क्वायर यानी वर्ग भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं, सर्कल भी हैं, लाइन भी हैं। ट्राइंगल में ही अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। ठीक है ना, तो आप मेहनत करते रहिए, शानदार। हाँ बच्चे, बिल्कुल अभी मंडे टू फ्राइडे ही हम ये बैच अभी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आज की ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार प्यारे साथियों।